Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education, ninth class biology, chapter number 6 enzymes and lecture number 2 characteristics of enzymes. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के अहम characteristics को, एंजाइम्स के अहम खसूसियात को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, एडमिशन अपडेट्स और एजुकेशन अपडेट्स आप तक जो है वो पहुंचती रहें। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की दो अहम अकसाम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंसेस होती हैं, जिनको हमने डिस्कस किया था। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये किस तरीके से जो है वो रिएक्शंस का एंजाइम जो है वो किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करके जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो इनहेंस करते हैं, तेज करते हैं। ऐसे वो तमाम व्यूअर्स जो लास्ट लेक्चर मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया, उसको क्लिक करके जो है वो आप वहां से देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम जी, 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विनहेलम कोने ने जो है जी सबसे पहले जो ये टर्म है एंजाइम्स, इसको जो है वो यूज किया, इसको इस्तेमाल किया। और इसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स का स्ट्रक्चर जो है ये गोल है, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। और जितनी भी प्रोटीन्स हैं ये अमाइनो एसिड्स की लंबी और सीधी जंजीरों की जो है ये बनी होती हैं, और ये जंजीरें तह लगाकर एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाती हैं। तो विन हेलम कोने के अकॉर्डिंग एंजाइम्स जो है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखते हैं, गोल शक्ल की ये प्रोटीन्स हैं। और जिस तरह बाकी तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो एंजाइम्स हैं ये भी अमाइनो एसिड्स की स्ट्रेट चेन से जो है वो बने होते हैं। ये चेन्स जो है ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ये पेश करती हैं। यहाँ पे जो है जी ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये राइट साइड पे जो है जी ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स दिखाए गए हैं, इनके स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। और लेफ्ट साइड पे जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया, किस तरीके से प्रोटीन जो है वो गोल शक्ल की होती हैं। तकरीबन जितनी भी एंजाइम्स हैं जी ये प्रोटीन्स होती हैं, यानी ये अमाइनो एसिड से बनी होती है। ऑलमोस्ट तमाम प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बनी होती है। अब जो कि एंजाइम्स जो है ये भी प्रोटीन्स हैं, तो ये भी अमाइनो एसिड से जो है ये बने होते हैं। एंजाइम्स के साथ होने वाले रिएक्शंस की रफ्तार इनके बगैर होने वाले रिएक्शंस की निस्बतन लाखों गुना ज्यादा तेज होती है, और तमाम कैटलिस्ट की तरह एंजाइम्स भी रिएक्शंस में इस्तेमाल होकर खत्म नहीं होते। यानी कि ऐसे रिएक्शंस जो एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रही होती है, यानी बायो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहे होते हैं, उनकी रफ्तार जो है, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो उन रिएक्शंस की निस्बत लाखों गुना तेज होता है जहां पे कोई बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम यूज नहीं हो रहा होता। और जैसा कि जो भी कोई कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो वो अपने आप को कंज्यूम नहीं करता, अपने आप को खर्च नहीं करता, खत्म नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरीके से एंजाइम्स भी जब किसी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं तो ये भी अपने आप को कंज्यूम नहीं करते, जस्ट इनकी मौजूदगी में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज हो जाता है। तो एंजाइम जो है ये अपने आप को कायम रखते हैं, रिएक्शन के दौरान ये खत्म नहीं होते। एंजाइम्स जो है ये रिएक्शन और सबस्ट्रेट की नोयत के लिहाज से बड़े मखसूस होते हैं, और एंजाइम्स का छोटा सा हिस्सा ही कैटालाइसिस में इस्तेमाल होता है, जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट की बात करें तो ये वो जगह है जहां पर आकर सबसे पहले एंजाइम जो है वो अटैच होता है। ये सबस्ट्रेट के ऊपर वो जगह होती है जहां पर एंजाइम आकर अटैच होता है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिव साइट को, और आकर इसके साथ लग जाता है, और फिर सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में बदल देता है। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया जी, ये एंजाइम है और ये एक्टिव साइट के साथ आकर ये बाइंड हुआ है जी और इसको जो है वो फिर सबस्ट्रेट को जो है ये बदल देगा एक प्रोडक्ट के अंदर। ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट है जी, ये दिखाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। और ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ अगर बाइंड करेगा और फिर एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। सेल जो है जी ये एंजाइम्स बनाने की जरूरत को कम या तेज कर सकती है, यानी कि जितनी एक जरूरत होती है सेल को, ये उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो एंजाइम्स बनाते हैं। अगर सेल को जो है वो ज्यादा जरूरत है
तो जो है वो एक्टिवेटर्स को जो है वो एक्टिवेट कर देता है ताकि वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करें, ज़्यादा प्रोड्यूस करें। और अगर सेल को एंजाइम्स की कम ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है तो फिर वो इनहिबिटर्स को जो है वो एक्टिवेट कर देता है कि जी आप जो है वो एंजाइम्स बनाने की मिकदार को जो है वो रोक दें। तो इस तरह से सेल जो है ये इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स का इस्तेमाल करते हुए सेल को बनाने या सेल की तैयारी को सॉरी एंजाइम्स को बनाने या एंजाइम्स की तैयारी को रोकने के लिए जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो अप्लाई करता है। अगर तो ज्यादा मिकदार चाहिए तो ये एक्टिवेटर्स के जरिए से लेता है, और अगर जो है एंजाइम्स की प्रोडक्शन को दबाना है या कम करना है तो फिर सेल जो है वो इनहिबिटर्स के जरिए से जो है ये काम करता है। ये एक पिक्चर दिखाएंगे है जी, ये लेफ्ट साइड पे इनहिबिटर दिखाया गया है कि ये एक्टिव साइट के साथ जो है वो आकर बाइंड हो जाता है और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। दूसरी तरफ देखें तो एक एक्टिवेटर दिखाया गया जो कि एक्टिव साइट के साथ अगर आकर लगता है और फिर जो है ना जी ये उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जो है वो बदल देता है, रिएक्शन कैरी आउट हो जाता है। कुछ एंजाइम्स जो है जी ये काम करने के लिए जिनको जो है वो दूसरे प्रोटीन पार्ट या दूसरे अज्जा की जरूरत नहीं होती, और कुछ ऐसी हैं जिनको काम करने के लिए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होती हैं जिन्हें हम कोफैक्टर्स जो है वो कहते हैं। यानी अगर एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच हो, तो इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर की बात करें तो ये दो तरह का हो सकता है, या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है यानी मेटल आयंस वगैरह हो सकती है, या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है मसलन जैसे कि राइबोफ्लेविन है या फिर हीम है। और जब कभी ऑर्गेनिक फैक्टर जो है ये एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ हो तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहती है। और अगर ये जरा कमजोर वीकली बॉन्डिंग जो है वो इसके एंजाइम्स के साथ हो ऑर्गेनिक फैक्टर की, तो फिर इसको जो है वो हम को एंजाइम कहते हैं। अब यहाँ पर जो है जी ये को फैक्टर क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, को एंजाइम्स क्या होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है और कई दफा बोर्ड के पेपर में जो है हमारा रिपीट हुए हैं। अगर तो एंजाइम जो है ये अपने काम करने के लिए इनको किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत हो तो इसको हम फिर को फैक्टर कहते हैं। ठीक है जी। अब आगे को फैक्टर की दो अकसाम है, या तो ऑर्गेनिक होंगे जैसे कि राइबोफ्लेविन है या हीम है, या फिर इनऑर्गेनिक होंगे जैसे कि मेटल आयंस है। दूसरी बात, अगर तो कोई ऑर्गेनिक फैक्टर जो है चाहे वो अगर ऑर्गेनिक फैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ बड़ा मजबूतली अटैच है, टाइटली बॉन्डेड है, तो इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। और अगर ये लूजली अटैच है तो फिर इसको जो है वो हम कोएंजाइम्स कहेंगे। कोएंजाइम्स क्या काम करते हैं जी, कोएंजाइम जो है ये केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक पहुंचाते हैं, इनका फंक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन जो है वो कोएंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं, मसलन राइबोफ्लेविन की बात करें, थायामीन की बात करें, फोलिक एसिड की बात करें। अब ये हम विटामिन है लेकिन ये कोएंजाइम के तौर पर जो है ये काम करते हैं। ये जी को फैक्टर है जी, ऑर्गेनिक फैक्टर दिखाए गए हैं जिसके नतीजे में आगे फिर या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बनेगा या फिर को एंजाइम बनेंगे। अगर तो टाइटली बॉन्डेड है जो है वो ऑर्गेनिक फैक्टर है एंजाइम के साथ तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, और अगर लूजली अटैच्ड है तो फिर को एंजाइम होगा। इसी तरीके से मेटल फैक्टर अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हैं तो उस सूरत में जो है वो मेटेलो एंजाइम्स हो सकते हैं यानी मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स। बहुत से एंजाइम जो है जी एक खास तरतीब के साथ इकट्ठे होते हैं जिससे मेटाबॉलिक सिलसिले जो है वो बनते हैं। और एक मेटाबॉलिक चेन जो है, एक मेटाबॉलिक सिलसिला जो है उसमें होता क्या है कि एक एंजाइम जो है ये दूसरे एंजाइम के पैदा करदा प्रोडक्ट को जो है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है और फिर उसको जो है वो प्रोडक्ट में बदल देता है, और फिर यही प्रोडक्ट जो है ये दूसरे एंजाइम को दे देता है, और यूं एक चेन एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है। इसको हम जो है वो मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। यानी एक एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम की बनी हुई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, यूज करता है एज अ सबस्ट्रेट, और फिर उसको प्रोडक्ट में बदल देता है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर वो नेक्स्ट अगले एंजाइम्स को दे देता है, फिर वो उसको अगेन सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करके जो है वो प्रोडक्ट बदलता है, और यूं एक सिस्टम एक चेन जो है ना चलती रहती है। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिलसिले। तो इसमें एंजाइम एक दूसरे की जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, एडमिशन अपडेट्स और जॉब्स इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। शुक्रिया।